अंकिता गांधी। इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में। छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम आपका नज़दीक है और बहुत अदर एग्जाम्स के लिए भी एक क्विक वे में रैपिड रिवीजन की फॉर्म में लिमिटेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जो हमारा इंडियन लिमिटेशन एक्ट है दैट इज मेनली प्रोसीजरल इन नेचर, और ये किस केस में हेल्ड हुआ था? त्रिलोक सिंह वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, बट इसका कुछ पोर्शन जो है वो सब्सटैंटिव है, विच इज सेक्शन 25 to 27। मूविंग फर्दर, अब ये एक्ट के बारे में अगर हम देखें, ये क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन पुट करता है सूट फाइलिंग के ऊपर, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिव वे। तो और ये रेसिडरी प्रोविजंस पर भी अप्लाई करता है कि जहां पे नहीं भी दिए हुए वहां बता रखा है 3 साल की लिमिटेशन पीरियड जो है लगेगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिमिटेशन एक्ट को अग्रीमेंट से खत्म नहीं कर सकते। वो सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या हो जाएगा आपका? वाइड एंड अनलॉफुल ऑल्सो प्ली ऑफ लिमिटेशन हमेशा हम प्लेंटिफ के अगेंस्ट ही लाएंगे, बट इन द केस ऑफ सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, नॉट इन द सेट ऑफ बट काउंटर क्लेम में हम डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी ला सकते हैं। फिर ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। ये हमें कहाँ से पता लगता है? आर्टिकल सेक्शन 29 एंड 30 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से ही। अपने आप में ये क्या है? एग्जॉस्टिव है, मतलब जितना यहाँ दे रखा है ये कंप्लीट है। दिस इज गिवन इन जस्टिनियन वर्सेस एंटोनियो AIR 1979। देखिए, इसमें जितने भी केस लॉज मैंने आपको बताए हैं वो लैंडमार्क ही हैं, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताए गए हैं। फिर अगर हम देखते हैं, लिमिटेशन क्या करता है? रेमेडी को बार करता है, बट रेमेडी तो बार कर रखी, अगर लिमिटेशन पीरियड आपका एक्सपायर हो गया है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बट राइट तो फिर भी है ना आपका, तो राइट इज नॉट बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो बट इसका एक एक्सेप्शन है विच इज सेक्शन 27। तो ये आपसे मेंस में ही पूछ सकते हैं, प्रीलिम्स में भी, एंड ऑल्सो इन द इंटरव्यू। और ये किस केस में हेल्ड हुआ था? बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जहां पे हेल्ड हुआ था लिमिटेशन बार्स द सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट, बट राइट इटसेल्फ हमेशा कंटिन्यू करता ही है। फर्दर अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं, ये एक पेरेंट सेक्शन है। कहने का मतलब क्या है? आप कोई भी आंसर राइटिंग करो, कुछ भी करो, आप सेक्शन 3 लिख सकते हैं। क्यों? ये बोलता है कि कोई भी सूट, अपील और एप्लीकेशन जो है, अगर जो वो लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल होती है तो वो क्या हो जाएगा? अपने आप ही डिसमिस्ड फॉर बीइंग फाइल्ड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और ये मैंडेटरी प्रोविजन है, मतलब शैल लिखा हुआ है। तो अगर आप एक पीरियड के बाद, लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो वो डिसमिस्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे कोर्ट की पावर सुओ मोटो भी है, मतलब वो अपने आप भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम केस देखें, PK कोटी अनिर्याव राजा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहां पे बोला था कि अमेंडमेंट का डेट प्लेंट में इमटेरियल है, कि कब अमेंडमेंट हुआ कब नहीं हुआ। हम यही मानेंगे जो प्लेंट में अमेंडमेंट हुआ है कि बैक डेट, कि जिस दिन आपने प्लेंट फाइल की थी वो अमेंडमेंट भी उसी दिन का ही है, राइट। सो ये आपका CPC में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली हरियाणा साइड, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, और तो छत्तीसगढ़ में CPC से यहाँ से क्वेश्चन आता बहुत है। नेक्स्ट, सेक्शन 3 क्लॉज 2 की अगर हम बात करते हैं, अगर आप पेयर एक्ट में देखेंगे तो वो ये बोलता है कि सूट कब आपका इनिशिएट होता है। हम कब मानेंगे कि वो सूट आपका स्टार्ट हुआ है? बिकॉज पता होना चाहिए कि सूट कब स्टार्ट हुआ है, तभी तो हम लिमिटेशन पीरियड अपना काउंट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी सूट के केसेस में जब आप जाके ऑफिस में इसको दाखिल करते हैं, प्लेंट को हम फाइल करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं। पॉपर सूट के केसेस में जब आप पॉपर सूट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, राइट। और सेट ऑफ के केसेस में, जिस केस में आप सेट ऑफ के लिए क्लेम कर रहे हैं, तो जिस भी केस आप सेट ऑफ के लिए क्लेम कर रहे हैं उस केस की स्टार्टिंग डेट, सेट ऑफ की स्टार्टिंग डेट नहीं, केस की सूट की स्टार्टिंग डेट। काउंटर क्लेम, जिस दिन आपने काउंटर क्लेम लगाया है। आगे चलते हैं, सेक्शन 4 की बात करते हैं। ये बोलते हैं, अब ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, मतलब यहाँ पे कोर्ट आपको वो चीज करने के लिए बाधित नहीं कर सकता जो खुद में ही इम्पॉसिबल हो। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कोई भी सूट, अपील और जो एप्लीकेशन है, अगर आप वो फाइल करने गए हैं और उस दिन जो कोर्ट है वो क्लोज है, तो आप तब फाइल कर सकते हैं जब कोर्ट जो है रीओपन होगा। ठीक है, अब अमरचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया दैट कोर्ट यहाँ पे मतलब है प्रॉपर कोर्ट, ट्रिब्यूनल से यहाँ पे मतलब नहीं है। ट्रिब्यूनल में लिमिटेशन जो है हार्शली नहीं लगता है, इसलिए। देन सेक्शन 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन,
अब पहली चीज़ ये किस पे अप्लाई करता है, 3 और 4 हमने देखा सब पे, सूट, अपील, एप्लीकेशन सब पे अप्लाई करता है, बट 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे वाली चीज़ों पर अप्लाई करता है, मतलब अपील का टाइम पीरियड छोटा होता है और एप्लीकेशन वो वाली जो एग्जीक्यूशन नहीं है उसका टाइम पीरियड छोटा होता है, उन्हीं पर ही अप्लाई करता है ये। अब ये इट डील्स अबाउट कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब डिले अगर हो गया है तो आप उसको कंडोन कर सकते हो, लेकिन इनका लिमिटेशन पीरियड ऑलरेडी बहुत बड़ा है, उसमें हम कंडोन क्यों करेंगे, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बारे में बता रखा है। तो कोर्ट यहाँ पे टेस्ट किया है सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट को अगर लगता है तो वो कंडोन कर सकते हैं। अब इसकी गाइडलाइंस दी गई थी बालकृष्ण वर्सेस कृष्णामूर्ति एंड कलेक्टर लैंड एक्विजिशन में, ये लैंडमार्क केस आप आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि सैटिस्फैक्शन टेस्ट है, ये केस है और अप्लाई करता है अपील एंड एप्लीकेशंस पे। फाइन, फिर हम 6, 7, 8 को अगर कंबाइनली पढ़ते हैं तो ये बड़ी वाली चीजों पे अप्लाई करता है, जैसे कि सूट्स एंड एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे लीगल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, डिसेबिलिटीज यहाँ पे है आपका इडियट, कि मतलब कोई इंसान अगर इडियट है, अनसाउंड माइंड का है या माइनर है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अगर तो डिसेबल्ड है तो जिस दिन डिसेबिलिटी हट जाएगी तब से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है स्टार्ट होगा। अब इसका केस है दर्शन सिंह वर्सेस गुरदीप सिंह। तो इफेक्ट क्या होगा डिसेबिलिटी का, अगर एक से ज्यादा पर्सन उस सूट में है, फॉर एग्जाम्पल 5-6 लोगों ने इकट्ठे, जैसे पार्टनरशिप में होता है या हिंदू जॉइंट फैमिली में होता है, तो अगर एक पर्सन सिर्फ अनसाउंड है तो सूट जो है जरूरी नहीं है कि उसके अनसाउंडनेस खत्म होने के बाद फाइल होगा, अगर जो उसकी कॉन्करेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसी टाइम ही स्टार्ट हो सकता है। बट अगर उसकी जो अनसाउंड पर्सन है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसकी कॉन्करेंस की रिक्वायरमेंट है, तो जब उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी तभी जो आपका सूट है उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा। फिर ये चीज मैंने आपको बताया। फिर सेक्शन 8 का आपको हेडिंग लर्न करना है, जो स्पेशल एक्सेप्शंस, जो ये बोलता है कि प्रीएम्पशन वाले केसेस में अप्लाई नहीं करता है ये। दूसरा, 6 और 7 में जो मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा वो 3 साल, ऐसा नहीं है कि 12 साल तक अगर कोई माइनर ही है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू ही नहीं होगा, नहीं, मैक्सिमम एक्सटेंशन इज 3 years। नेक्स्ट 9 की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 9 जो बेसिकली ये बोलता है वो ये बोलता है कि वंस द पीरियड हैज स्टार्ट रनिंग, अब वो रन ही करेगा, ठीक है, दिस इज अ जनरल रूल। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि सेक्शन 10 में है। सेक्शन 10 जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूट्स पे अप्लाई करता है, और उन सूट्स पे जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और दैट टू एक्सप्रेस वन। तो वो बोलता है ऐसे सूट्स जो ट्रस्ट से रिलेटेड है वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई ही नहीं करेगा। सेक्शन 11 पे की अगर हम बात करें, 11 में ये बताया गया है उन अग्रीमेंट्स का, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो आउट ऑफ इंडिया जो है वो इंस्टीट्यूट हुए हैं, उसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन इंडिया का एक्ट लगेगा कि उनके बाहर का लगेगा। तो ये बोलते हैं कि बाहर के रूल्स तभी लगेंगे जब वो दोनों पार्टीज जो है बाहर ही रह रही हैं, चाहे वो इंडियंस हो बट वो बाहर रह रही हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और वो स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बोले कि हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट से रूल्ड ना होके उस एरिया के लिमिटेशन एक्ट से रूल्ड होंगे, तो फिर इंडिया का नहीं लगेगा। नेक्स्ट 12 की अगर हम बात करते हैं, वो जनरल रूल ये बोलता है कि जिस भी दिन आपने इंस्टीट्यूट किया है, जिस भी दिन आपका स्टार्ट होता है, रेकॉर्ड होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं कंप्यूटेशन के लिए, तो फर्स्ट डे इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, राइट। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हिमाचल टेक्नो इंजीनियरिंग। यहाँ पे ये चीज बोला गया क्योंकि हम फर्स्ट डे को कभी भी काउंट नहीं करते हैं, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कभी भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस सेक्शन में ना 12 में बता रखा है कि अपील, रिवीजन, रिव्यू, ठीक है, इस सब के लिए जब आप फाइल करते हो, तो जब आपने इसके लिए फाइल किया है, जब तक सामने कोर्ट से अथॉरिटी नहीं आती है, तो उतना पीरियड जो है आपका, जो आप प्ली के लिए जब आप एप्लीकेशन डालते हो कोर्ट में फॉर द लीव ऑफ अपील, फॉर द लीव ऑफ रिविजन और या कॉपी ऑफ डिक्री, तो वो पीरियड जो है कभी भी काउंट नहीं होता है लिमिटेशन के लिए, तो क्योंकि वो तो पीरियड कोर्ट ले रहा है ना, इसलिए, ठीक है। ये पूरा लिमिटेशन एक्ट जो है आपका जो लॉजिक बेस्ड है, अगर हम देखें कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल लॉजिक बेस्ड है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 13 में, आपको पहले बता चुकी हूँ, पॉपर सूट से रेटिंग है कि यदि
जो पॉपर सूट्स वाले केस है, आपने बाद में फीस पे करी है क्योंकि आपका वो पॉपर सूट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, फिर उसके आपको बोला गया कि आप फीस पे करिए। जब आप फीस पे कर देंगे, हो सकता है तब तक लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो जाए, लेकिन जब आप फीस पे कर देंगे तो हम रिलेटिंग बैक का इसमें मैक्सिम अप्लाई कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि पॉपर सूट कब से इनिशिएट हुआ है, जिस दिन आपने फर्स्ट एप्लीकेशन डाली थी, राइट। बट टेस्ट यहाँ पे क्या है, बोना फाइडी, ठीक है, कोई भी माला फाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सेक्शन 14 क्लॉज 1 जो है सूट्स पे अप्लाई करता है, 14 क्लॉज 2 जो है एप्लीकेशन पे अप्लाई करता है। वो ये बोलता है कि अगर यदि आपने इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, अपील और रिवीजन के केसेस में क्या कर दिया है, आप किसी और कोर्ट में चले गए हैं बट आपने जाना कहीं और था, और वो जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, वो जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग आप कहीं और चले गए हैं। फॉर एग्जांपल आपको जाना था फैमिली कोर्ट में, आप चले गए इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग आपने कोर्ट चेंज कर दिया है, तो अगर बोनाफाइड मिस्टेक है तो वो पूरा पीरियड आपका क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। और गुड फेथ यहाँ पे भी टेस्ट है। देन इसका केस है कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेस वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट, बालक क्रिश्चियन जस्टिस है यहाँ की, ठीक है, इस केस की 3 जज बेंच। अब 15 की अगर हम बात करते हैं तो 15 में क्या है, यहाँ बता रखा है 15 क्लॉज 1 अप्लाइज ऑन द सूट एंड एप्लीकेशन, कि जब तक इंजंक्शन ऑर्डर मिल रखा है तो उतना पीरियड जो है कंप्यूटेशन में काउंट नहीं होगा। 15(2) अप्लाइज ओनली ऑन सूट्स, कि आपको अगर कोर्ट से सैंक्शन या कंसेंट चाहिए, जैसे कि हम ऑर्डर 27 पढ़ते हैं अपना, तो उन केसेस में भी उतना पीरियड जो है 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड चाहिए होता है ना, तो वो भी आपका काउंट नहीं होगा। 15 क्लॉज 3 इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में आपका जिस दिन आपने एग्जीक्यूटर रिसीवर अपॉइंट कर दिया है और तब जब तक आपकी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो आपका नहीं काउंट होगा, उसके बाद 3 मंथ्स तक, ठीक है। 15(4) टॉक्स अबाउट कि सूट फॉर द पोजेशन बाय द परचेजर एट सेल, तो जब तक आप सेट असाइड नहीं करते तब तक आपका वो पीरियड काउंट नहीं होगा। 15(5) टॉक्स अबाउट इफ अ पर्सन इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, जब तक इंडिया में है ही नहीं तब तक कैसे काउंट हो सकता है, तो जिस दिन इंडिया आएगा वो पर्सन तभी उसके अगेंस्ट स्टार्ट होएगा ना, तो उतना पीरियड जो है आपका एक एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये क्योंकि ब्रीफ नोट्स के फॉर्म में बनाया गया है इसलिए आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। साइड बाय साइड अपनी बेराट रखिए, साइड बाय साइड आप ये ऑडियो चलाइए और सुनते रहिए, तो आपकी जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज 18 to 20। अब ये बात करता है एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए एडमिशन क्या होता है, ये भी सूट और एप्लीकेशंस पे अप्लाई होता है। तिलक राम वर्सेस नाथू में बताया गया कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। बेसिकली सेक्शन 18 एक्नॉलेजमेंट के बारे में बात करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ एडमिशन, क्योंकि आप यहाँ पे एडमिट कर रहे हो कोई चीज, तो अगर आप कोई चीज एक्नॉलेज कर रहे हो, चाहे ये कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, व्हाटएवर, इन एनी नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो उस केस में क्या होगा, आपका फिर से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 साल है और 2 साल के बाद आप किसी चीज को एडमिट कर रहे हो, तो वो चीज आपकी वहां से 3 साल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कॉज ऑफ एक्शन को रिन्यू नहीं कर रहा। देखिए पढ़िएगा, इन लक्ष्मीनाथ कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1971, ये बोला गया कि ये कॉज ऑफ एक्शन को रिन्यू नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीरियड ऑफ लिमिटेशन को एक्सटेंड करता जा रहा है, राइट। तो इसमें इससे ज्यादा आपको प्रीलिम्स के लिए करने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली मेंस में आपको करना ही है। फिर अगर हम देखते हैं कि 19 की, अच्छा एक चीज और 18 में आप याद रखिएगा कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग एंड साइंड, तो जो डेट साइंड की होती है उसी को हम डेट मानते हैं एक्नॉलेजमेंट का। बट अगर साइन नहीं हो रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, 92 एविडेंस एक्ट के यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसमें एविडेंस ले सकते हो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ साइनिंग, नॉट फॉर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब 19 में क्या होता है, डेब्ट वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, चेक एंड ऑल, तो यहाँ पे जिस दिन आपने पेमेंट करी है उसको हम एक्नॉलेजमेंट मान लेते हैं। तो 18 जो है वो मनी एंड अदर एक्नॉलेजमेंट सब पे बेस्ड है। 19 एक स्पेशल फॉर्म है विच इज बेस्ड ओनली एंड ओनली फॉर द चेक्स मनी, ठीक है, जिसमें आप पेमेंट करते हो वही आपका डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट बन जाता है। अब 18 और 19 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे को हटा नहीं रहे हैं, बस 19 18 का एक सब फॉर्म ही है, राइट। तो यही मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया है। अब आप चलते हैं 20 इज नॉट मच रिक्वायर्ड। अगर हम 21 की बात करते हैं, 21 ये बोलता है कि जिस भी दिन पार्टी कोई ऐड हुई है तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन
उस दिन ही स्टार्ट होगा। तो हो सकता है वो बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद ऐड हुई हो, तो फिर वो एडिशन वैलिड नहीं है। बट अगर कोर्ट चाहे तो वो सेटिस्फाई होने के बाद यहाँ पे भी रिलेटिंग बैक डॉक्ट्रिन अप्लाई कर सकते हैं कि वो पार्टी भी इसी दिन ऐड हुई है जिस दिन अदर पार्टीज ऐड हुई हैं, राइट। 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 आपको ये बोलता है टॉट्स जो कंटिन्यूइंग नेचर के हैं। तो जब 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 जैसे आपका होता रहेगा टॉट, हर बार आपका क्या है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलता रहेगा, ठीक, कंटिन्यूइंग नेचर वाला। 23 ये बोलते हैं कोई भी अगर ऐसे केसेस हैं जहां पर आपको डैमेज प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, तो जिस दिन आप डैमेज प्रूफ करोगे तभी से ही आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा, जो कि नॉन एक्शनेबल है। नेक्स्ट 24 ये बोलता है कि हम लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करने के लिए जो कैलेंडर यूज करते हैं दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर अगर आप 25 देखें, 25 इज फॉर द ईजमेंट्स एंड ऑल, कि आप कोई भी प्रॉपर्टी है जो आपने प्रिस्क्रिप्शन से आपको लेनी है तो वो 20 साल होता है जनरल पीरियड, और गवर्नमेंट के केसेस में ये 30 साल होता है। 26 इज नॉट रिक्वायर्ड। 27 मैंने आपको बताया इट बार्स द राइट, नॉट द राइट बट ओनली द रेमेडी, और ये सूट्स पे ही लागू होता है, राइट। तो ये आपका जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है फ्रॉम सेक्शन 1 टू 2930, ठीक है। डेफिनेशन पोर्शन इज लेफ्ट, वो एक बार आप देख लीजिएगा। और इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको प्रीलिम्स